गुड मॉर्निंग बच्चों समस्या हो रही है, टेंशन हो रहा है ना। बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप लोग। हम आपको इतने बढ़िया ट्रिक्स बताएंगे जिसको फॉलो करके आप कम से कम 15 से 20% एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। जी 15 से 20% की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। पर सब्जेक्ट अगर आपने इन नियमों को फॉलो कर लिया तो आपको 15 से 20% एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। जी मान लीजिए अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं पर सब्जेक्ट के, तो अब आपको कम से कम 75 से 80 नंबर पर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा अगर आपने इन रूल को फॉलो किया है। देखिए क्या है ये रूल, ये ट्रिक्स क्या है बच्चों। ये एक बच्चे का मेरे पास एडमिट कार्ड है, हाई स्कूल के हैं, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा। और इनको जो है रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर दोनों मिला है, यानी ये 10th के है तो 9th का रजिस्ट्रेशन और 10th का जो है रोल नंबर, अनुक्रमांक, प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड ये मिला हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको आगे पीछे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से करके लैमिनेशन कर लीजिए, ठीक है। इसको लैमिनेशन करके अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी, तो आपको क्या करना है, आंसर शीट इस तरीके से होगा, है ना, ये एग्ज़ाम के लिए एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो इस तरीके से आपका आंसर शीट होगा, इससे साइज़ में बड़ी होगी, है ना। तो आपको आंसर शीट को सबसे पहले बड़े ही ध्यान से भर लेना है। जैसे जो कॉलम उसमें रहेगा उसको आप बड़े ही ध्यान से पहले कॉलमों को पढ़ें और उसके बाद उनको अपने एडमिट कार्ड में ढूंढे और आराम से उसको भर ले, श्योर हो जाए कि आपने जो है कॉलमों को सही भर लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको किसी कॉलम में कन्फ्यूज़न है तो आप अपने क्लास टीचर जो होते हैं, जो वहाँ इंचार्ज होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर ये कॉलम कैसे भरा जाएगा, ठीक है। तो जब आप इन कॉलमों को अपने आंसर शीट को सही भर लेते हैं, उसके बाद आपको जब आप अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आपको 15 से 20% मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, है ना। जो बच्चे इन रूल को फॉलो करेगा, मैं श्योर कहता हूँ उसके 15 से 20% एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये जो है ना प्रूव्ड किया गया है, ये हमने प्रूफ किया है, इससे पहले भी एग्ज़ाम में हमने इसको सिद्ध करके दिखाया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए, आपने ये शीट भर दिए। आंसर शीट भरने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, यानी आपको उत्तर किस तरीके से लिखना है। सबसे बड़ी समस्या, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं। मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो और एग्ज़ाम में सेक्शन या भाग, है ना, चाहे आप अंग्रेज़ी का पेपर दे रहे हो चाहे हिंदी का पेपर दे रहे हो, हिंदी में भाग आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, अंग्रेज़ी में सेक्शन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ज़्यादातर आते हैं। जैसे सेक्शन ए में इतने प्रश्न, बी में इतने प्रश्न, ऐसे ही हिंदी का पेपर है या एसएसटी का पेपर है या इस तरीके का किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें भाग आ सकता है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, प्रश्न इस तरीके से आता है कि जैसे प्रश्न नंबर 1 में दिया रहता है क, ख, ग, घ, ये सब प्रश्न है ना, इस तरीके से प्रश्न दिए होते हैं और आपको बोल दिया जाता है कि कोई भी 3 प्रश्न करिए या 4 करिए या सारे प्रश्न करने अनिवार्य है, या यहाँ ABCD भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, बच्चे क्या करते हैं, लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं, उत्तर गुना 1 बराबर, ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है बच्चों, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको सही नंबर नहीं मिलेगा, या जो जांच करता होगा वो कन्फ्यूज़न में रहेगा और कन्फ्यूज़न में आपको कम मार्क्स देंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप प्रश्न नंबर 1 का क कर रहे हैं, ख कर रहे हैं, ग अथवा घ में से कोई सभी, मान लीजिए आप ग करेंगे तो उत्तर, है ना, आप ऐसे करेंगे, उत्तर
उत्तर एक, है ना, और ये ग, मान लीजिए आपने ग किया तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, आंसर 1, ठीक है, आंसर नंबर चाहे बराबर कर लीजिए, आंसर 1 और फिर ग, और फिर आप अपना उत्तर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे? मान लीजिए आप पहले उत्तर एक का क्या करना चाहते, ख करना चाहते, तो इस तरीके से उत्तर एक ख और अपना उत्तर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप अपना उत्तर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब ये आपको आ गया कैसे लिखना, हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, आंसर कैसे लिखना है। दूसरे नंबर पे हैंड राइटिंग। फ्रेंड्स और मेरे डियर विद्यार्थियों, अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप 2-3 दिन में अपनी राइटिंग सुधार लें। ठीक है, इसको ठीक करें। अब आपको हैंड राइटिंग में क्या करना है, मान लीजिए हैंड राइटिंग शुद्ध होनी चाहिए, बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। कर्सिव राइटिंग लिखें, अगर कर्सिव नहीं लिखा जाता तो जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखें, लेकिन ये ध्यान दें कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो मैं गारंटी देता हूँ कि जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो अगर आपने अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर लिया और जो बच्चा आपसे पढ़ने में ज़्यादा तेज है आप उसके बराबर मार्क्स ले आओगे, क्योंकि हैंड राइटिंग में कम से कम 10% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, इसीलिए आप हैंड राइटिंग में विशेष ध्यान दें। ठीक है, अब आगे देखिए, हैंड राइटिंग की बात हमने कर ली। अब देखिए पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। बच्चे अक्सर जल्दबाजी में कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ अर्ध कॉमा आएगा, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, कहाँ संबोधन चिन्ह आएगा, यानी कि कहाँ आपको कॉमा लगाना है, ठीक है, कहाँ अर्ध कॉमा लगाना है, कहाँ आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि संबोधन चिन्ह लगाना है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है ना, और अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगाना है, हिंदी में फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी मार्क्स होते हैं ये पंक्चुएशन कहलाए जाते हैं, पूर्ण विराम। अगर इनका आपने सही से यूज़ किया तो आपको निश्चय ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इनका विशेष ध्यान आपको पेपर के समय रखना ही रखना है। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। फिर देखिए अगला पॉइंट है अगला है डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, यानी जब आप अपने आंसर शीट में लिख रहे हो उत्तर पुस्तिका में, तो 2 शब्दों के बीच कितनी गैप होनी चाहिए। मान लीजिए ये आपकी लाइनिंग वाली कॉपी है ना, ये आपकी लाइनिंग वाली कॉपी है और आप यहाँ लिख रहे हो माय नेम इज अखिल। ठीक है, आप इस तरीके से लिख रहे हो, तो ये जो इन 2 शब्दों के बीच की जो दूरी है बच्चों, ये ध्यान देना, ये दूरी 0.5 mm से 0.8 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। आप पैमाना लें, उसमें जो छोटी छोटी रेखाएं होती है वो mm कहलाती हैं। ठीक है, तो उसमें देख लीजिए 5 से 8 mm से एक्स्ट्रा दूरी नहीं होनी चाहिए 2 शब्दों के बीच। ये जो शब्द है इनके बीच अगर आपने इस रूल को फॉलो किया है तो निश्चय आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और जो आपकी राइटिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा अगला पॉइंट है यूज ऑफ डायग्राम्स, यानी रेखा चित्रों का, मानचित्रों का, और जहाँ कोई भी डायग्राम की आवश्यकता हो, जहाँ जिस चिन्ह की आवश्यकता हो, जिस तरीके की आकृति की आवश्यकता हो, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेपर में बनाएं। जैसे मान लीजिए आपको भारत के विषय में, भारत की कृषि के विषय में
जानकारी देनी है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। तो भारत में किस किस जगह पे किस किस तरह की कृषि की जाती है ना। या आप हिंदी कर रहे हो, प्रेमचंद की जीवनी लिखनी है तो उसकी प्रमुख रचनाएं इस तरीके से लिखिए, है ना। आपने हेडिंग बनाया यहाँ प्रमुख रचनाएं हैं, और उसके बाद आपने लिखा 1 नंबर पे, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से सीरियल से लिखिए तो दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा और एक डायग्राम टाइप का बनेगा। नहीं तो आप ज्योग्राफी कर रहे हैं तो नक्शा बनाना है इंडिया का, तो इंडिया का नक्शा बनाइए, ठीक है, और इस तरीके से आप उसको नक्शे में दिखाइए, ठीक है। नक्शा बना लीजिए और इस तरीके से आप मान लीजिए इंडिया का नक्शा है और आपने ये नक्शा बना के और आपको दिखाना है कि यहाँ ये इस जगह पे कृषि की जा रही है, यहाँ पे ये जगह है, यहाँ नलकूप द्वारा खेती हो रही है, या जो दक्षिण के क्षेत्र में इस प्रकार की खेती पाई जाती है। तो आप जब नक्शा बना के, मानचित्र बना के दिखाएंगे तो निश्चय ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी प्रश्न को आप कर रहे हैं और उसमें एक डायग्राम की थोड़ी सी भी संभावना है तो तुरंत वो डायग्राम आप बनाइए, है ना। इग्नोर ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि जो टॉपर होते हैं ना वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, वो इग्नोर नहीं करते हैं, वो उनको बनाते हैं, ठीक है। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। 3 घंटा और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो सफिशिएंट टाइम डायग्राम्स का आपको यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी संभावना हो वहाँ डायग्राम्स को यूज़ करिए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ हेडिंग। हाँ, अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आप हेडिंग का यूज़ करने वाले हैं, है ना। हेडिंग लिखते हैं, हर लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग लिखा जाता है ना। तो आप हेडिंग का यूज़ कैसे करेंगे? बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं प्राकृतिक आपदा, है ना। जैसे ये हेडिंग बना दिया और लिख दिया प्राकृतिक आपदा, और ये ऊपर की लाइन ऐसे ही आधे अधूरे में ही लिख देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी हेडिंग बनाए तो आपको इस तरीके से लिखना है, पूरे लाइन में ऊपर से नीचे तक टच करके लिखना है आपको, ठीक है। देखिए जैसे आपको लिखना है प्राकृतिक, तो इस तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है, प्राकृतिक और आपदा, और फिर आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये इस तरीके से पूरी हेडिंग बनाए, ये ज़रूरी है। ये गलती अधिकतर बच्चे करते हैं जिस कारण उनके कम नंबर रह जाते हैं। चाहे आप हिंदी, एसएसटी, कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें आप हेडिंग देना चाहते हो, देते हैं, उसमें हेडिंग ऊपर से नीचे तक के लाइन पूरे में आप लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, लैक ऑफ सर्टेन वर्ड्स, है ना। अब क्या होता है, बच्चा कभी कभी कोई अक्षर भूल जाता है, जैसे ज़्यादातर होता है अंग्रेज़ी में। जब इंग्लिश का पेपर देते हैं तो बच्चे ट्रांसलेशन में अक्सर शब्द भूल जाते हैं कि जो है जंगल में एक हिरन रहता था, है, तो देयर वॉज ए डियर इन द जंगल या इन द फॉरेस्ट। तो इन द फॉरेस्ट मैं भूल गया, मुझे जंगल याद है ना। या मुझे जो है रोटी की अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो मैं क्या करूँगा? तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे उस रोटी की या उस जंगल की हूबहू अंग्रेजी लिख देनी है। जैसे मैं रोटी खाता हूं, तो रोटी की आपको स्पेलिंग नहीं आती है, रोटी को क्या कहा जाता है आपको नहीं पता, उस समय नहीं याद आया, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको रोटी की हूबहू रोटी ही लिखना है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे पेपर में हिंदी नहीं आ रही है, उसकी अंग्रेज़ी नहीं बना पा रहे हो तो आप पूरे के पूरे पेपर में ऐसा करो, नहीं। ये आप पूरे पेपर में 2 से 3 जगह कर सकते हैं, इतना जो है आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई ईट और
द रोटी या आई ईट रोटी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो इससे भी एग्जामिनर को ये पता चलता है कि पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है स्टूडेंट शायद एग्ज़ाम के वजह से या कोई एग्ज़ाम फोबिया है उसके वजह से इस शब्द को लेख कर गया है, यानी भूल गया है। आगे देखिए, डूडलिंग और क्रॉसिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब स्टूडेंट्स अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है तो कुछ गलत लिख देता है कभी कभी, तो गलत लिखने के बाद वो क्या करता है, उसको ऐसे कर देता है। मान लीजिए आपने कुछ लिखा, जैसे वर्ड को यानी शब्द को आपने वर्ल्ड लिखा, WORLD यानी कि संसार लिख दिया। तो अब वर्ड लिखना था, वर्ल्ड लिख दिया, तो आप क्या करते हो, उसको ऐसे कर देते हो, ऐसे, है ना, ऐसे कर देते हो। तो क्या होता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर सबसे पहले यहीं पे देखेगा कि इसने ऐसा क्यों किया और क्या कारण है। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ जो है सिली हो गया, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो फिर एग्जामिनर यहीं पढ़ेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आप ये मिस्टेक ना करें। आपको क्या करना है, मान लीजिए वर्ड लिखना था और आपने वर्ल्ड लिख दिया, तो इस वर्ल्ड शब्द को ना काट के आपने ये वर्ल्ड लिखा, इसको ना काट के इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दे। ब्रैकेट में बंद करने के बाद इस वर्ड शब्द को जो आप सही से लिखना चाह रहे थे तो इसको यहाँ आगे लिख दे। ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा कि ये शब्द लिखने वाला था लेकिन मिस्टेक हो गया इससे। ठीक है, और इससे काट पीट नहीं होगी तो एग्जामिनर का तुरंत ध्यान वहाँ भी नहीं जाएगा और वो सेंटेंस ठीक ही होगा आपका। ठीक है, ये मिस्टेक मत करना कभी भी, कभी काट पीट मत करना। ठीक है, इस तरीके से भी नहीं काटना, ना ही घिसी पीट करना है, कुछ नहीं करना। इस तरीके से जो शब्द आपसे भूल हो गई है आप उसको ब्रैकेट में बंद कर दे और सही शब्द को नेक्स्ट लिख दे आगे उसके। ठीक है, तो यही होता है डूडल आर्ट करना या क्रॉसिंग, क्रॉस का निशान बनाना। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट देखिए, बॉल पेन और स्केच पेन। बहुत बड़ी समस्या है, बच्चे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि सर बॉल पेन से हेडिंग डालूं या स्केच पेन से। स्केच पेन जो ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का या ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें जो है इंक होता है ना, उसमें लिक्विड होता है। तो आप जो है वो स्केच पेन का यूज़ ना करें। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आंसर शीट होगी उसमें ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वो आर पार चला जाएगा और अब जब आप नेक्स्ट पेज में उसी पे लिखोगे तो वो बहुत ही कम दिखाई देगा, ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। आप स्केच पेन का यूज़ ना करके आप बॉल पेन का यूज़ करिए, बॉल पॉइंट पेन का। ठीक है, और ये कैसा पेन होना चाहिए, आपको मार्केट में 0.7 mm के बॉल पेन मिल जाएंगे, चाहे वो आप ब्लू ले लीजिए चाहे आप ब्लैक ले लीजिए। अगर आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप ब्लैक लीजिए। आप मार्केट जाएं और किसी भी शॉपकीपर से ये कहे कि आपको 0.7 mm का जो मोटा होता है, ये जो नीब होती है इसकी मोटी होती है उसकी, तो आप उससे हेडिंग बनाएं। और हेडिंग मैंने आपको बताया था पूरे लाइन में लिखना है, ऊपर से नीचे तक लिखना है। ठीक है, और हाँ एक विशेष बात, हेडिंग लिखने के बाद आपको केवल और केवल ये मार्क्स देने हैं, यानी कि 2 बिंदी इस तरीके से और ये डैश, ना आपको यहाँ तीर बनाना है, ठीक है, ना इस तरीके से कुछ और करना है। आपको केवल और केवल 2 बिंदी और ये डैश लगाने हैं, कुछ तीर वीर नहीं बनाना है, ये गलत माना जाता है। ठीक है, इसका आप यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आपको पता चल गया, स्केच का आप यूज़ नहीं करेंगे, स्केच पेन का, आप उसकी जगह बॉल पेन का यूज़ करेंगे और आप ब्लैक बॉल पेन ले जाइए। और हाँ, अब समस्या है कि यहाँ भी है, बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं और सिंगल पेन लेके जाते हैं, है ना, या जो है पैमाना किसी और से लेते हैं, उधार मांगते हैं वहाँ जाके बोर्ड के एग्ज़ाम में। लेकिन वहाँ CCTV कैमरा होता है भाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना। अगर आप ऐसा करोगे तो मजबूरन जो कक्ष निरीक्षक होगा वहाँ, जो क्लास टीचर होगा, वो आपसे कॉपी ले लेगा, है ना, आपका एग्ज़ाम बेकार हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे। तो ऐसा ना करें, आप अपना पूरा सामान लेके वहाँ जाएं। ठीक है, और उस सामान में क्या क्या होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में देखिए,
जब आप जाओगे तो फुल ज्योमेट्री बॉक्स, एक इरेज़र, एक शार्पनर, ठीक, और जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो प्रकार होता है, डिवाइडर वगैरह हो, चांदा वगैरह हो, वो सब आप लेके जाएंगे, ठीक। एक स्केल आपके पास होनी चाहिए स्टील वाली, ठीक है। एक कच्ची पेंसिल ज़रूर हो आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। कैसे इसका यूज़ होगा आगे मैं बताऊंगा। तो आपको पता चल गया, स्केच पेन का आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है और बॉल पेन का यूज़ आपको करना है, वो भी 0.7 mm का ब्लैक। और आपको कम से कम दो ले जाने हैं, 2 ब्लैक पेन 0.7 mm का और 2 ब्लू पेन, ठीक है। ये आप 0.5 mm के या इससे ऊपर ले सकते हैं, लेकिन इसे ज़रूर 7 mm के लीजिए हेडिंग बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। डोंट ड्रॉ लाइंस बोथ ऑफ साइड। हाँ, देखिए बच्चा क्या करता है, जब एग्ज़ाम में जाता है तो वो एग्ज़ाम शीट को, जो आंसर शीट होता है, इसको सजाने के चक्कर में क्या करता है, ये जो पेपर होते हैं इसके दोनों साइड पैमाना रख के खींचता है। जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है, इस साइज़ का है ना, इस साइज़ का आपका पेपर है। तो बच्चा क्या करता है, शुरू में एक यहाँ हेड ये निशान करेगा, है ना, और एक यहाँ भी करता है, ठीक है। पहली बात, इस तरीके के जितने भी ये मार्क्स होते हैं, जितने लाइंस होते हैं, ये बोर्ड में देना गलत होता है। ऐसे लाइन आप ना खींचे। अगर ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स पक्का रिड्यूस होगा। आप ये मार्क्स, ये लाइनें ना खींचे। अगर आपको ये लाइनें खींचनी है तो आप क्या करोगे, मान लीजिए आपने पैमाना लिया और अब जो मैंने कहा था ना कच्ची पेंसिल का यूज़ यहाँ होगा। आप लीजिए पैमाना और एक पैमाने का जो अंतर है ना, और पेंसिल लीजिए, कच्ची पेंसिल लीजिए और यहाँ से लाइन खींच दिए कच्ची पेंसिल का, ठीक है। और जब आप इसमें लिख लो, कच्ची पेंसिल की लाइन खींचो और अब आप अपना काम पूरा कर ले इसमें। और काम पूरा करने के बाद ये जो कच्ची पेंसिल से आपने यहाँ लाइन खींची, इस लाइन को आप जो है इरेज कर दें, यहाँ से मिटा दें। तो इससे क्या होगा, एक सीध में आपकी राइटिंग दिखेगी और ये बहुत सुंदर दिखेगा, ठीक है। और इससे एग्जामिनर पर बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा और आपको अच्छा मार्क्स देगा, ठीक है। तो इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे और यहाँ मार्किंग बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ कोई लाइनिंग नहीं बनाएंगे आप। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये था आपको कैसे किस तरीके से कच्चे पेंसिल का यूज़ करना है, किस तरीके से आपको पैमाने का यूज़ करना है, ठीक है। हर पेज में आपको ऐसा ही करना है। अब आगे देखिए, दोनों साइड पे नहीं करना था। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जब बच्चे को शीट मिलता है ये वाला, है ना, एग्ज़ाम शीट आपको मिलेगी, आपने फुलफ़िल करने के बाद, जैसे ये वाला शीट है, यहाँ आप अपना नाम नहीं, रोल नंबर वगैरह और जो भी जो सेंटर कोड वगैरह होता है वो आप भरते हो। भरने के बाद आपको यहाँ नीचे से आंसर लिखना शुरू नहीं करना है और ना ही इस पेज पे लिखना है, इस पेज पे भी नहीं लिखना है, ना इस पेज पे लिखना है, ना इस पेज पे लिखना है। आपको ये पेज पलट के यहाँ से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा आप। इस रेक्टो से, यानी कि ये जो दाहिना पेज है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पहले पैमाना रख के कच्ची पेंसिल से एक लाइन खींच लेंगे, सिर्फ एक लाइन, और ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक पैमाने का गैप हो, ठीक है। और फिर आप अपना उत्तर लिखेंगे कैसे, जिस तरीके से मैंने बताया। अगर आप एक का क लिखना चाहते हैं तो उत्तर एक और क लिखें, कोई गुना का निशान, कोई भाग का, कोई जोड़ का निशान नहीं करना है आपको, केवल उत्तर एक क। और अगर वही अंग्रेजी में लिख रहे हो, है ना, तो आप आंसर, है ना, और आंसर क्या करेंगे, आंसर 1 और ए, अगर इस तरीके से है तो ए कर लीजिए, आंसर 1A। या यहाँ ए नहीं है तो यहाँ इस तरीके से दिया है तो आप ये भर लीजिए, आंसर 1 और ये वाला 1, जो उसमें हो आपको वही करना है, ना गुना का निशान और ना भाग का निशान, कुछ नहीं, केवल एक और एक डैश करके आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आपका उत्तर ये होगा, इस तरीके का होगा, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। और हिंदी में है तो उत्तर, है ना, 1
और यहाँ अगर क है तो क, अगर ख है तो ख, इस तरीके से। ऐसे ही उत्तर एक ख चला जाएगा, एक क आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान आपको रखना है विशेष पेपर में। मैं पक्का कहता हूँ 15 से 20% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। तो इन पॉइंटों को हमने पूरा कर लिया। अब देखिए, हाउ मैनी आंसर्स शुड वी राइट इन अ पेज। बच्चे अक्सर ये प्रश्न करते हैं, सर एक पेज में कितने प्रश्नों का उत्तर दें। तो देख लीजिए कितने प्रश्नों का उत्तर आपको देना है एक पेज में। ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है। आपको कम से कम यहाँ से लेके नीचे तक 25-26 लाइनें होंगी इसमें, 25-26 लाइनें होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप वन लाइनर यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ, अति लघु उत्तरीय जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो 1 से 1.5 लाइन में होती है ना इसका उत्तर। तो 1 से 1.5 लाइन में करने के बाद जैसे उत्तर 1A है ना, इस तरीके से आपको करना है। तो आपने एक प्रश्न यहाँ आंसर लिखा 1.5 लाइन में, ठीक। उसके बाद आप गिन के 4 लाइन छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 लाइन छोड़ के 5वीं लाइन में आंसर 1AB है ना, फर्स्ट बी आंसर। अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो तो आंसर फर्स्ट बी, और अगर हिंदी में दे रहे हो तो उत्तर 1 का क कर लो यहाँ इस तरीके से। अगर जो उनसा प्रश्न आप कर रहे हो उसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ दूसरा उत्तर लिखिए, ठीक है, फिर 4 लाइन छोड़ दीजिए, फिर तीसरा, ये वन लाइनर के लिए है फ्रेंड्स, और फिर यहाँ 1। अब ध्यान देंगे कि नीचे यहाँ स्पेस होनी चाहिए, जगह यहाँ रह जाए, क्योंकि जब टीचर मूल्यांकन करेगा यानी कॉपी जांचेगा, तो जब इस प्रश्न को ये सही करेगा तो यहाँ मान लीजिए वो 2 नंबर का प्रश्न है तो वहाँ उसको 2 नंबर देगा इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से उसके पास स्पेस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप घिसिर पीट एक के बाद प्रश्न करते हुए चले जा रहे हो, सुंदरता नहीं आएगी, घिसिर पीट हो जाएगा, डूडल हो जाएगा, नंबर कटेगा। तो नंबर आपको कटवाना नहीं है, बढ़ाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ये वन लाइनर के लिए है, यानी कि आप एक पेज में 4 से 5 प्रश्न कर सकते, इससे ज़्यादा कतई नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर आप लघुत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं यानी कि मीडियम कर रहे हैं, ठीक है, तो मीडियम के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए मीडियम कर रहे हैं आप, तो आप केवल 2 प्रश्न करेंगे, ठीक है। एक, क्योंकि मीडियम करेंगे तो कम से कम 50-60 वर्ड्स के होंगे, है ना, 50 to 60 या कभी कभी 70 वर्ड्स भी होते हैं। इंटर वाले बच्चों का 70 तक पहुंच जाता है ना, 60 70 50 से अबव भी होता है। हाई स्कूल वाले का कुछ कम रहता है, फिर भी 2 से ज़्यादा कतई नहीं करेंगे आप, 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और एक प्रश्न करने के बाद कम से कम 4 लाइनें छोड़ के, ताकि वो मूल्यांकन कर पाए। इधर भी नीचे भी लाइनें रह जाए कुछ मूल्यांकन करने के लिए। तो ये 5 मार्क्स का है, तो यहाँ 5 और 5 नहीं भी देता है तो 4.5 देगा ही देगा, ठीक है। इस तरीके से आप जगह छोड़ेंगे, ठीक, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया मीडियम वाले प्रश्न कैसे करने हैं। और अगर लॉन्ग है तो लॉन्ग हाई स्कूल में अलग और इंटरमीडिएट में अलग अलग पूछे जाते हैं, है ना। इंटरमीडिएट में हाई स्कूल वाले का जो लॉन्ग है वो 70 वर्ड्स से अबव होता है ना। और जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं, नहीं, इसमें मेरे ख्याल से 150 वर्ड्स के होते हैं, और इनके 250-250 वर्ड्स के। तो अगर आप एक शीट देखेंगे एक पेज में, तो आपके एक ही पेज में कम से कम 150 वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर हाई स्कूल का बच्चा है तो एक पेज में, अगर अंग्रेज़ी, स्पेशल अंग्रेज़ी के लिए बोल रहा हूँ ये, तो एक पेज में 150 वर्ड्स आ सकता है। तो अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो एक पेज में सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन करिए, ठीक है, अंग्रेज़ी। और अगर कोई और पेपर है जैसे हिंदी वगैरह है, तो आप 1 से 1.5 पेज में करिए, ठीक है, 1 से ही 1 पेज में, 1.5 पेज में। और हाँ,
1.5 पेज में करने के बाद उसके नीचे जो जगह रहेगा वहाँ आपको यूज़ नहीं करना है, वो जगह नेक्स्ट पेज से नया प्रश्न स्टार्ट करना है। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आप नेक्स्ट नए पेज से स्टार्ट करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए, हाउ टू राइट रोल नंबर एंड वेयर। ये बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर रोल नंबर कैसे लिखे और कहाँ लिखे, कहाँ कहाँ हमें रोल नंबर लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे आप रोल नंबर, आपको ये एक सही जानकारी होना ज़रूरी है ना। तो क्या करना है, रोल नंबर। अब आपको मैं दिखाता हूँ रोल नंबर एक बच्चे का। इसमें है रोल नंबर 1 2 2 1 2 2 0 5 6 1 1 और 3 6। ये रियल रोल नंबर नहीं है, मैंने इंटरचेंज कर दिया है इधर का उधर, है ना, चेंज कर दिया क्योंकि मैं किसी के रोल नंबर को शेयर नहीं कर सकता ऐसे, तो उल्टा कर दिया है मैंने, इधर का उधर वर्ड्स हटा दिए कई वर्ड्स। तो मान लीजिए इतने डिजिट्स के हैं, 2 4 6 8 10 डिजिट्स के। तो बच्चा क्या करता है, आपने कॉलम में तो भर दिया बॉक्स में, इसमें तो आपको भरना आसान है, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे यानी कि वर्ड्स में जैसे लिखे ना, इन वर्ड्स में लिखो, शब्दों में लिखना होता है, तो वर्ड्स में बच्चा 2 तरीके से लिखता है। यहाँ जो है बच्चों से सबसे ज़्यादा गलती होती है। बच्चा क्या करता है, इसको पढ़ता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, है ना। तो ये कैसे लिखेगा, 1 अरब ऐसे लिखते हैं बच्चे, 1 अरब है, और 22 करोड़, 22 करोड़ और कितने, कायदाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख 61,000, 61,000 है, 136, इस तरीके से लिखते हैं। मेरा आपको सजेशन है आप इस तरीके से ना लिखें, सबसे ज़्यादा गलती करोगे, बेकार हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से लिखें, आपको इस तरीके से लिखना है 1, ठीक है, उसके बाद 2, सारे कैपिटल लेटर में 2 और बीच में गैप छोड़ के 1। मैंने आपको गैपिंग बता दिया है, 0.5 mm से 0.8 mm तक लिख सकते हो। फिर 2 2 0 5, ठीक है, 5 और 6 यहाँ लिख देता हूँ, 6 1 1 3 और 6। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका है जब आप शब्दों में लिखते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर आप इस तरीके से लिखने जाएंगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना। और हाँ, अब कहाँ कहाँ लिखना है आपको, जब आपका मेन पेज है, शुरू वाला पेज, जो ये पेज है जहाँ आप भरोगे वहाँ लिखना है, और सबसे लास्ट में जब आप अपना पेपर समाप्त करते हो, चाहे वो ए पेपर समाप्त करते हो यहाँ तक, है ना, ए पेपर, बी पेपर, अगर बी पेपर समाप्त करते हो तो ए के लास्ट वाले पेपर में, है ना लिखें, आप सीधे सीधे बी के लास्ट में लिखें। और चूँकि आप जब बी लोगे तो बी इसमें मेंशन रहेगा, A + B, इस तरीके से। तो जहाँ आप समाप्त करो, ठीक है, वहाँ आप अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें, इस बात का विशेष ध्यान दें, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से कम 15 से 20% मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर समय से कम 45 मिनट, पौन घंटा जिसे कहते हैं, पहले पहुंचना है, अपनी सीट चेक करनी है, रोल नंबर से मिलान करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कंफर्म होना है कि हाँ यही मेरा रूम नंबर है और यही मेरी सीट है। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जब आप पेपर में बैठो तो लंबे लंबे सांस लो 4-5 और अपने आप को जो है स्टेबल करो वहाँ, ठीक है। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक। और कुछ समझ में ना आए तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये फिलअप नहीं आ रहा है,
तो मैं इसको कैसे करूं। ठीक है, गलती ना करें, आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ना आपको नकल करनी है और ना आप कोई नकल कर रहा है तो उसके बारे में बताना है, कुछ नहीं। जो जैसा कर रहा है करने दीजिए, आप बिल्कुल नकल नहीं करेंगे। कारण जो भी एग्ज़ाम इस बार हो रहे हैं या इससे पहले भी हुए आ रहे हैं, वो सब CCTV कैमरे के निगरानी में होगा। आप भूल सकते हैं लेकिन वो कैमरा नहीं भूलेगा। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूं बच्चों कि आप बिल्कुल भी नकल करने की कोशिश ना करें। जितना आपको आता है उतना आप करें। और हाँ, अंत में मैं ये कहता हूं कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, चाहे जितना भी आए आप उसको लिख के ज़रूर आए, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है। और कभी भी अपने टीचरों को जो है रिझाने की या जो है उनको कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें। जितना आता है सटीक लिखे, अच्छा लिखे। ठीक है, और कोई प्रश्न ना छोड़े, चाहे किसी भी तरीके से कितना भी आता हो, आप उसको ज़रूर लिखें। और घिसिर पीट अक्षरों में बिल्कुल ना लिखें, अच्छे अच्छे जो सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लिखें। जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं इनको ज़रूर फॉलो करें, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड में इसको सब जो है शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं जो है आपके लिए फ्री वीडियो पूरे ग्रामर की लाने वाला हूं, चाहे वो आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो या इंटर या उसके आगे किसी भी कक्षा में, मैं आपको बिल्कुल फ्री क्लास दिया करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। 24 तारीख का एग्ज़ाम है आपका, आप लग जाइए अपनी तैयारी में।